प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उस वीडियो के अंतर्गत हम विषय के माध्यम से मेरा आज का विषय रहेगा टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक रहेगा कार्यशाला की विशेषताएं। कार्यशाला की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कार्यशाला के आयोजन के बारे में बताया था। कौन कौन से प्रतिनिधियों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से आयोजनकर्ता इसका आयोजन करते हैं, व्यवस्था देते हैं, और प्रतिभागी किस प्रकार से इसमें भाग लेते हैं। कार्यशाला विधि, प्रविधि, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान क्षेत्रों के अंतर्गत जो हम कार्य करते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से विषय विशेषज्ञों द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। उसके अंतर्गत हम इसकी व्यवस्था है, क्रियाओं के बारे में, कब, कैसे, कहाँ इनका प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से इनका आयोजन किया जाए, विधि, प्रविधि, उपागमों को किस प्रकार से निर्धारण करते हुए हम ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्षों को, उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ये सारी बातें हम कार्यशाला के अंतर्गत सिखाते हैं। कार्यशाला के अंतर्गत हम कई अनुसंधानिक क्षेत्रों को, जो हमारी समस्या है, उनको लेकर के हम चलते हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हम वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। ये 3 से 10 दिन के करीब वर्कशॉप संपन्न की जाती है। 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 10 दिवसीय जो वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, उसके अंतर्गत हम इनका आयोजन करते हैं और हम सामूहिक रूप से एवं नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित होते हैं। कई प्रकार की नवीन जानकारी हमें प्राप्त होती है और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन का हमें पता चलता है। किस प्रकार से हम विशेषज्ञों द्वारा जो हमें बात बताई जाती है, हमें कार्य करने के बारे में व्यवस्थित रूप से बताया जाता है, कार्यशाला संपन्न की जाती है, उनमें हम सारी चीज़ों को सीखते हैं और फिर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। आज हम कार्यशाला की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। महाविद्यालय के द्वारा आपको जो सुविधाएं दी गई है ऑनलाइन क्लासेज की, मैं नई नई वीडियो लेकर के सिलेबस के अनुसार आपको आता हूं, भेजता हूं, और आप उनको देखते होंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस के अनुसार मैं प्रत्येक विषय वस्तु के अनुसार आपको वीडियो लेकर के आता हूं और आपको एक एक बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। आप उसको धैर्यपूर्वक देखें और सुने। तो हम चलते हैं कार्यशाला की विशेषता की। पहली हमारी विशेषता है अनुसंधान संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। अनुसंधान के क्षेत्र में जो हम खोज करते हैं, किसी समस्या को लेकर उस पर विचार विमर्श करते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो अनुसंधान संबंधी उच्च ज्ञानात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कार्यशाला के अंतर्गत होती है। जब हम अनुसंधान क्षेत्र में कोई समस्या लेकर के या प्रकरण लेकर के चलते हैं तो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की हमारी प्राप्ति इसके अंतर्गत की जाती है। क्योंकि जटिल समस्याओं पर हम इसमें ध्यान देते हैं
और जब जटिल समस्याओं को किस प्रकार से हम समाधान कर सके, किस प्रकार से उस विधि का हम प्रयोग करें, प्रविधि का किस प्रकार से हम प्रयोग करें, किस प्रकार उपागमों को प्रयोग करके हम क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हम करें, करके उस कार्य को सीखें, क्रियात्मक रूप से उस कार्य को करें। वर्कशॉप में यही होता है कि हम कार्य उसका करें, जो भी समस्या उस पर हम विचार मंथन करें, विचार मंथन करके उस समस्या के प्रति समाधान करने की कोशिश करें। यही कार्यशाला के अंतर्गत हमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति के अंतर्गत बताया जाता है कि हम किस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर सके, इसका प्रयोग हमें कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस प्रयोग को कब किस उपागम का प्रयोग का, कब टूल्स का उपकरणों का प्रयोग हमें करना है। तो ये सारी चीजें अनुसंधान संबंधी उच्च ज्ञानात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये हमें कार्यशाला में सिखाया जाता है। ये भी एक विशेषता के रूप में माना जाता है। दूसरी हमारी विशेषता है अनुसंधान के नवीन उपागमों के सैद्धांतिक क्रियात्मक पक्षों का बोध कराना। अनुसंधान के नवीन उपागमों के सैद्धांत एवं क्रियात्मक पक्षों का बोध कराना भी हमारी दूसरी विशेषता इनकी कहलाती है कि अनुसंधान में नवीन जो उपागम है, नए नए जो उपागम हमारे हैं, उनको सैद्धांतिक क्रियात्मक पक्षों का बोध हमें अनुसंधानकर्ता को हमें कराना होता है। विषय विशेषज्ञों के द्वारा कई प्रकार की ऐसी नवीन उपागमों के बारे में सैद्धांतिक क्रियात्मक पक्षों पर बल दिया जाता है, जिनका ज्ञान अनुसंधानकर्ता को कराया जाता है कि किस प्रकार से समस्या के अंतर्गत नवीन उपागमों का प्रयोग वो करे, नई टेक्निक का वो प्रयोग करे, नई बातों को उसमें सम्मिलित करे, ताकि सैद्धांतिक क्रियात्मक पक्षों का उनको बोध हो सके, ज्ञान हो सके, वो कुछ सीख सके। आज वर्तमान समय में नए नए उपागम हमारे सामने हैं, उन उपागमों का प्रयोग हमें शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान के रूप में हम इनका उपागमों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हम किताबों के अंतर्गत चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें, वो क्रियात्मक पक्षों का बोध उसके अंतर्गत हमें कराना होता है। किस प्रकार से हमें सैद्धांतिक में क्रियात्मक पक्षों का बल उसमें दिया जाए, किस प्रकार उनको सिखाया जाए, उनके बारे में किस प्रकार से उपागम का प्रयोग उनको किया जाए, किस प्रकार उनका संचालन वो कर सकते हैं, इन सारी बातों का भी हमें ज्ञान उनके द्वारा दिया जाता है। ये भी कार्यशाला की दूसरी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तीसरी विशेषता है अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग की संभावनाओं को खोजना। अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग की संभावनाओं को खोजना भी हमारी तीसरी विशेषता कहलाती है। अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग की कौन कौन सी संभावनाएं है और किस प्रकार हम उसकी संभावनाओं को खोज सकते हैं। जब हम अनुसंधान करते हैं, हम कोई समस्या लेते हैं, उन पर जब हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो व्यवहारिक उपयोग की संभावना हमारी क्या है, किस प्रकार हम इस संभावनाओं को खोज कर सकते हैं, क्या हमारी ये जो हम अनुसंधान कर रहे हैं ये उपयोगी है या नहीं। हम जो अनुसंधान कर रहे हैं वो समाज के लिए शैक्षिक रूप में, व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्र के रूप में काम आने वाले अनुसंधान हमारे होने चाहिए, जो कि व्यवहारिक उपयोग, जो भी हमारे लोगों को व्यवहारिक उपयोग की संभावनाएं व्यक्त करते हो, ऐसी खोज हमें करनी चाहिए, ऐसे अनुसंधान हमें करने चाहिए। क्योंकि अनुसंधान जब हम कार्य करते हैं तो व्यवहारिक उपयोगी संभावनाओं को खोजना भी हमारा प्रथम कार्य बन जाता है कि जब कोई समस्या हम लेते हैं ये कितनी कारगर है, कितनी उपयोगी है, इन संभावनाओं को व्यक्त करते हुए हमें उन समस्याओं को चयन करना चाहिए। और जब हम चयन करते हैं समस्याओं का, तो किस प्रकार हम तथ्यों को इकट्ठा करें, किस प्रकार उनका तथ्यों को इकट्ठा करें, तो किस प्रकार उसका वर्गीकरण करें, और वर्गीकरण करते हुए किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करें और फिर निष्कर्ष निकालें। इन सारी संभावनाओं को हम इसके अंतर्गत लेते हैं। अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग की संभावनाओं को खोजना
हमारा प्रथम उद्देश्य माना जाता है। ये भी तीसरी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। चौथी हमारी विशेषता है उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करना तथा उनके अभ्यास के अवसर जुटाना। उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करना, जो भी उच्च स्तर के व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करना एवं उनके अभ्यास के अवसर जुटाना। आगे जो हमारा कार्य है अनुसंधान का, और जो अनुसंधान हम कर रहे हैं, वर्कशॉप का जो हम कार्य सीख रहे हैं, इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करें, जो आगे जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर प्रदान करते हुए हमें इन क्रियाओं को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाए। जो हमने कार्य किया है, जो समस्या का हमने चयन किया है, जिसमें हम वर्कशॉप के अंतर्गत हमने कुछ सीखा है, और वर्कशॉप कार्यशाला के अंतर्गत उन उपागमों को हमने या विधि प्रविधि को प्रयोग करना हमने सीखा है, कब कहाँ कैसे उसका हमने उपयोग किया है। उन उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करें, आगे जाकर वो आगे बढ़े, तो उसके अभ्यास के अवसर जुटाना भी इनका हमारा जो विशेषता उनके अंतर माना जाता है। इनका बार बार अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से हम सीखते रहते हैं। उनके अभ्यास के अवसर को जुटाना भी हमारा परम कार्य हो जाता है। ये भी हमारी विशेषता के हैं। इसलिए उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करना भी हमारी एक विशेषता माना जाता है। ये भी इसके अंतर्गत कार्यशाला की विशेषताओं में आता है। अगर पांचवी विशेषताओं की हम बात करें तो सामूहिक भावना एवं सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमताओं का विकास करना। सामूहिक भावना, सामूहिक रूप से भावना पैदा करना। समूह के रूप में जब हम कार्यशाला का आयोजन करते हैं तो एक व्यक्ति के द्वारा कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जाता, समूह में उस कार्य को हम करते हैं। कार्यशाला में बैठ करके कई ग्रुप बांट करके हम उसका किसी भी समस्या पर विचार मंथन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसमें उसका चयन करते हुए उसका कब कहाँ उस विधि का हम प्रयोग करें, कौन से टूल का हम प्रयोग करें, कौन सी उपागम इसमें हम ले रहे, कौन सी समस्या हमने ली है, उस पर विचार मंथन किया जाता है। और तो सामूहिक भावना, जो हमारे समूह के अंतर्गत जो भावना पैदा होती है, सामूहिक भावना सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमताओं का, जो हम सब मिलजुल करके हमें सहयोगात्मक रूप से हम कार्य करने का क्षमताओं का इसमें विकास किया जाता है, तभी हम कार्यशाला का आयोजन करते हैं। क्योंकि समूह में जो कार्य हमारा होता है वो कार्य अच्छा माना जाता है, उसमें सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। हम उस कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो ज्यादा भी समय लगेगा और वो उस कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने में उनको कठिनाई आएगी। और सामूहिक रूप से हम किसी कार्य को करेंगे, सामूहिक भावना लेकर के उसमें करेंगे, सामूहिक रूप से उस कार्य करेंगे तो हमें कई प्रकार की एक अच्छी संभावना व्यक्त हो जाती है उस कार्य करने की। ये भी इसके अंतर्गत हमारी आती है। इसलिए सामूहिक भावना हमें उत्पन्न करनी चाहिए। तो कार्यशाला का जब भी हम आयोजन करते हैं, कार्यशाला का जो हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं जो हमें बताते हैं कार्यशाला के अंतर्गत, वो सामूहिक भावना के अंतर्गत बताते हैं कि समूह रूप में हमें उस कार्य को करना चाहिए। और जब हम कार्य करते हैं समूह रूप में तो कई प्रकार की क्षमताओं का विकास इसके अंतर्गत हमारा होता है। इसमें विचार मंथन किया जाता है, कई प्रकार सहयोगात्मक भावना उत्पन्न होती है, उस कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने का कार्य हम करना सीख जाते हैं, उस समस्या पर हम ठीक प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस समस्या पर हम ठीक प्रकार से तथ्यों एवं आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई जाती है। इसलिए सामूहिक भावना में सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास भी हमारे जो पांचवें जो विशेषता उसके अंतर्गत आती है, ये भी कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। ये भी विशेषता कहलाती है। अगला है नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित होना। नवीन प्रत्यय एवं उपागमों से परिचित होना भी हमारे कार्यशाला में माना जाता है, और इसके अंतर्गत भी हमें नई जानकारी हमें प्राप्त होती है। नई जानकारी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, नई चीजों को हमें सीखने का अवसर मिलता है, नए उपागमों से हम परिचित होते हैं। कौन कौन से उपागम हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, उन उपागमों से कौन से
तकनीक का प्रयोग हम करें, नए उपागमों को हम जानें। हम विषय विशेषज्ञों के द्वारा कई प्रकार की जानकारियां हमें कार्यशाला के अंतर्गत मिलती है। जब हम समूह के रूप में कार्य करते हैं तो समूह में भी हमें कई प्रकार की नवीन जानकारी हमें प्राप्त होती है, उन उपागमों से हम परिचित होते हैं। इसलिए नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित होना भी हमारी इस कार्यशाला की विशेषता होती है, क्योंकि अलग अलग विचार मंथन, सबके विचार अलग अलग होते हैं। वो अपनी अपनी कार्य के अनुसार कार्यशाला में आयोजन करते हैं और कार्य को हमें बताते हैं, तो कई प्रकार की नवीन जानकारी हमें उसके अंतर्गत प्राप्त होती है। इन कार्यशालाओं का आयोजन भी समय समय पर हमें होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान कर रहे हैं प्रशिक्षणार्थी, उनको बहुत बड़ा एक अवसर प्राप्त होता है कार्यशाला के अंतर्गत कि वे कार्यशाला में भाग लें और नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित हो। क्योंकि जब हम किसी चीज पर खोज करते हैं, किसी टॉपिक पर हम विचार मंथन करते हैं, समस्या पर हम खोज करने का प्रयास करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, तो नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित होना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसकी जानकारी अनुसंधानकर्ता को नहीं होता। इसलिए कार्यशाला में जब भी इसका आयोजन किया जाए, जहां भी कार्यशाला का आयोजन किया जाए, अनुसंधानकर्ता जो भी प्रशिक्षणार्थी उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि नई नई जानकारी उनको प्राप्त होती है। उन उपागमों के बारे में सीखते हैं, नवीन तथ्यों को इकट्ठा करना, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाए, कब कैसे कहाँ इसका प्रयोग किया जाए, कब इनको और अच्छी तरह से व्यवस्थित करके संपन्न किया जाए, ये सब इनके अंतर्गत बताया जाता है। इसलिए नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों से परिचित होना भी हमारी छठी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ये भी कार्यशाला की विशेषता मानी जाती है। अगला है नवीन तत्वों एवं उपागमों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। जब हम नई जानकारियां प्राप्त हमें हो जाती है, नवीन तत्वों की जानकारी हमें हो जाती है, नए उपागमों की जानकारी हमारी हो जाती है, तब हम उसकी कितनी प्रभावशीलता है, हमने इसका प्रयोग किस प्रकार से किया, कितना ये प्रभावी रहा। जब अनुसंधान हम करते हैं तो ये अनुसंधान हमारे कितने प्रभावी हो रहे हैं, उन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी इन विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। जब नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों की प्रभावशीलता हमें देखने को मिलती है तो कई प्रकार की जानकारी हमें इसके अंतर्गत आती है कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करें। नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों का जो हमने सीखा है वो कितनी प्रभावशीलता है, इस प्रभावशीलता का आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका किस प्रकार से हमें मूल्यांकन करना चाहिए, और मूल्यांकन के द्वारा ही हमें प्रभावशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए जब भी हम कोई कार्यशाला का आयोजन करें तो अनुसंधानकर्ता को उसमें भाग लेना चाहिए, ताकि उसको नवीन जानकारी, नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी उसको आ जाए। किस प्रकार से हम इसका प्रभावशीलता हम देख सकते हैं, किस प्रकार से छात्र उसमें जो कार्यशाला में जिन्होंने भाग लिया है, सहभागिता उन्होंने अपनाई है, उनमें कितना कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी सातवीं विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो मैंने आपको कार्यशाला की विशेषताओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है उसके सार रूप में मैं पुनः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम इन विशेषताओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी कार्यशाला में भाग लेता है, प्रशिक्षणार्थी भाग लेता है जो कि उच्च पढ़ाई कर रहा है, खोज कर रहा है, उन कार्यशाला में जब वो भाग लेता है तो अनुसंधान संबंधी कार्य उनको सीखना चाहिए। विषय विशेषज्ञों द्वारा जो बताई गई बात पर उसका विचार मंथन करना चाहिए, उनकी बताई हुई बात पर कार्य करना चाहिए। जैसे वो निर्देश और परामर्श थे उसके अनुसार हम कार्यशाला में उसका आयोजन हमें करना चाहिए। ऐसी भागीदारी हमें उसमें अपनानी चाहिए। तो अनुसंधान संबंधी जो उच्च जो जानकारी है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति इसके अंतर्गत की जाती है। अनुसंधान के नवीन उपागमों, सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्षों पर भी इसमें बोध किया जाता है, क्योंकि जब नई नई जानकारी उपागमों को सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्षों के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, खुद करके सीखते हैं। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो समस्याएं हमारे
तुरंत हमारे सामने आती है, किस प्रकार उसका हम समाधान करें, वो क्रियात्मक अनुसंधान पक्षों के अंतर्गत आता है। ये भी एक कार्य इसके अंतर्गत माना जाता है। तो ये भी विशेषताओं के अंतर्गत, इसका भी बोध इनके द्वारा किया जाता है। अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग की संभावनाओं का खोजना, ये भी कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करना तथा उसके अभ्यास के अवसर जुटाना भी हमारे अनुसंधान की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। कार्यशालाओं की विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि उच्च स्तरीय व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं और आगे हमारी खोज को आगे बढ़ाते रहना, आगे अनुसंधान करते रहें, क्या क्या उसमें और ज्यादा सीखने का अवसर उनको मिले, ये अवसर हमको जुटाना चाहिए। ये भी एक कार्यशाला में माना जाता है। सामूहिक भावना, सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमताओं का भी विकास किया जाता है। नवीन प्रत्यय एवं पागम से परिचित होना भी बताया जाता है और नवीन प्रत्यय एवं पागम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी उसमें बताया जाता है। तो मैंने कार्यशाला के जो किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, कितने दिनों की कार्यशाला होती है, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था। इनमें आज मैंने विशेषताओं के बारे में आपको बताया। तो हमें कार्यशाला के अंतर्गत पूरी चीजों को सीखते हुए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। आपने ये वीडियो आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।